नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारी आज की कहानी में मेरा नाम रोहन है। जब से ये औरत मेरी लाइफ में आई थी, तब से मेरी जिंदगी में बहुत खुशनुमा बहारें आ गई थी। मैंने हर जगह ये सुन रखा था कि मर्द की सेवा एक कम उम्र औरत करती है और उससे मर्द को बहुत फायदे होते हैं। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि कम उम्र की औरत बड़ी हसीन और सुशील होती है। उसके अंदर अलग अलग तरह के जज्बात होते हैं और वो अपने पति को कभी बुरा महसूस नहीं होने देती। और एक बड़ी उम्र की औरत जवान मर्द को बूढ़ा कर देती है, क्योंकि उसके सारे जज्बात खत्म हो चुके होते हैं। मगर मेरे मामले में बात कुछ अलग थी। मेरी जिंदगी में जो औरत थी उसकी उम्र 52 साल थी और मैं भरपूर जवान था, लेकिन वो मेरी बहुत ध्यान रखती थी। हर मर्द औरत से सेवा करवाना चाहता है, लेकिन हर औरत सेवा नहीं करती। कुछ पत्नियां होती है जो बहुत अच्छी होती है और अपने पति की बहुत सेवा करती है, लेकिन कुछ लड़कियों को इस बात का पता ही नहीं होता कि एक पति की सेवा कैसे करनी है। उसके कपड़े इस्त्री करना, उसके लिए खाना बनाना, उसकी चीजों को जगह पर रखना, या कभी कभी उसके पांव दबा देना ही सेवा नहीं होती। और भी बहुत कुछ होता है जो इन सारी बातों के बीच होता है, लेकिन अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता। पर मेरी पत्नी को इसका पता था। मैं जैसे ही घर में दाखिल होता, वो पहले से ही खड़ी होती थी। मुझसे गले मिलती। अगर मेरे हाथ में कोई सामान होता तो वो ले लेती। उसके बाद मैं कुर्सी पर बैठ जाता तो वो अपने हाथों से मेरे जूते उतारती और फिर मुझे पानी का ग्लास पकड़ाती, कहती, आप जाकर फ्रेश हो ले, मैं आपके लिए खाना लगाती हूं। मेरी तो लाइफ मस्त हो गई थी। गर्म गर्म खाना मेरे लिए टेबल पर लगा होता और उसके बाद कभी वो मेरे सिर में तेल लगाती तो कभी मेरे पांव को दबाने लगती। मैं तो जैसे स्वर्ग आ गया था। पर मुझे नहीं पता था कि इस सब सेवा के पीछे उसका क्या मतलब था, क्योंकि जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई थी वो भी एक बहुत अजीब मामला था। मैं कोई आम इंसान नहीं था। मेरा अतीत बहुत बुरा था और सवालों से भरा हुआ था। मैं एक ऐसा इंसान था जिसकी पूरी जिंदगी पर सवाल उठाया जा सकता था। उसके बचपन पर, उसकी जवानी पर, उसकी गुजरने वाली जिंदगी पर और उसके भविष्य पर भी। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा इंसान कौन होता है। ऐसे इंसान बहुत से होते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं। मेरी कहानी एक आम मर्द की कहानी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे एक इंसान की कहानी समझकर सुनने की कोशिश करेंगे। जब कोई औरत एक खाने में पैदा होती है तो उसे इस समाज की सबसे बदकिस्मत औरत समझी जाती है, लेकिन कोई उससे भी ज्यादा बदकिस्मत होता है और वो होता है वो मर्द जो तवायफ खाने में पैदा होता है। और मेरी भी गलती यही थी कि मैं एक तवायफ की औलाद था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपनी मां से पूछा कि मेरा बाप कौन है, तो वो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देती थी। कहती थी, तू ये जानकर क्या करेगा। मैं इस बात पर बहुत गुस्सा होता था। मेरी मां उसी जगह पर काम करती थी और कम उम्र में मेरी हैसियत वहां एक नौकर जैसी थी। लोगों के लिए चीजें लाना, कभी कोई औरत मुझसे कोई चीज मंगवाते तो कभी कोई कस्टमर कुछ काम कह देता और मुझे करना ही पड़ता। फिर मैं वहां आने वाले कस्टमरों को चाय पिलाने लगा। लेकिन जब मेरी उम्र जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ रहा था तो सबने कहा कि अब ये दलाल बनेगा, क्योंकि यहां पर इसका क्या काम है। मैंने अपनी मां से कह दिया था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरी मां ने कहा, फिर तू क्या करेगा, हमें छोड़कर चला जाएगा क्या। तो मैंने अपनी मां को सीधी सी बात कह दी। मैंने कहा, मर्द औरत के साथ इसलिए रहता है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके, उसे इज्जत दे सके और उसकी इज्जत की सुरक्षा कर सके, उसको सारी दुनिया से बचा सके, क्योंकि एक मर्द ही समझ सकता है कि इस यूनिवर्स में कैसे कैसे लोग रहते हैं और औरत को एक मर्द ही बचा सकता है। इसलिए मर्द को ताकतवर बनाया गया है। वरना अगर मैं कभी औरत के मुकाबले का होता तो इसमें क्या बुरा था। आप लोग तो पहले से ही कोठे में रहते हैं, मैं आप लोगों की क्या हिफाजत करूंगा। फिर मेरा यहां पर रहने का काम ही क्या है। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए कस्टमर ढूंढ ढूंढ कर लाऊं तो वो काम मुझसे नहीं होगा। मेरी मां ने इतना कहा, तेरा बाप भी ऐसा ही था और तू भी ऐसा ही है। मैंने कहा, कौन था मेरा बाप। तो उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे जिस्म की एक एक रोंगटे हिल गए। मेरी मां ने मुझे बताया था कि मेरा बाप इस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी था और उसका बिजनेस सीमेंट का था। उसके पास सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री थी। जब मेरी मां ने मुझे कहा कि तू सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक का बेटा है,
तो ये सुनकर मैं हैरान रह गया। उस आदमी के और बेटे भी थे और उन लोगों की पूरे शहर में पहचान थी कि सीमेंट बनने वाली कंपनी के मालिक के बेटे हैं। मैं भी उसी का बेटा था। लेकिन मेरी क्या हैसियत थी? उस आदमी को कौन नहीं जानता था? वो तो बड़ा रईस आदमी था। मगर क्या वो अपनी जवानी के दिनों में कोठों के चक्कर लगाया करता था? मेरी मां ने कहा, वो पहले ऐसा ही था, फिर ईश्वर ने उसे अकल दे दी। उसने मुंह पर दाढ़ी रख ली, कारोबार शुरू कर लिया, शादी कर ली और अब उसके बच्चे भी जवान हैं। मैंने कहा मैं जाऊंगा उसके पास और कहूंगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। मेरी मां ने कहा, यूं जाकर तू अपनी ही बेइज्जती करवाएगा। क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, पर उसने कहा था कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा ही बच्चा है, और मुझे बहुत सारी बातें सुनाकर यहां से चला गया था। औरत चाहे कोई तवायफ हो या किसी शरीफ परिवार की बहू हो, उसे इस बात का पता होता है कि उसके पेट में बनने वाली औलाद का बाप कौन है। और मुझे भी पता था, मगर मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे उससे यही उम्मीद थी। इसलिए मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है। और अगर तुझे यहां पर कॉस्टमरों को अटेंड नहीं करना, तो फिर तेरा यहां पर कोई काम नहीं है, क्योंकि मालकिन तुझे यहां पर रहने नहीं देगी। चला जा यहां से और अपनी जिंदगी बना। मैंने अपनी मां को देखा और कहा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तो मेरी मां ने कहा, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। मेरे पास कुछ साल और है। मैं बहुत कम उम्र की थी जब तू पैदा हुआ था। अभी मेरे पास 7-8 साल है। उसके बाद मुझे भी मेहनत मजदूरी ही करनी है। लेकिन मैं तेरी रोज रोज की बातें नहीं सुन सकती। तू उन लोगों के जमीर जगाने की कोशिश कर रहा है जिनके जमीर तो क्या आत्मा भी मरी हुई है। हम लोग सिर्फ जिस्म है। जिस्म मेरी मां का रवैया भी ऐसा ही था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बस इस तरह बात को खत्म कर देगी, लेकिन सब ठीक ही कह रही थी। यहां पर लोगों के अंदर जज्बात नहीं होते, उसके अंदर भी नहीं थे। वो कहती थी, हम तवाइफों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि तुम लोगों के लिए सब कुछ सिर्फ पैसा है। हम मोहब्बत का कारोबार करते हैं, लेकिन किसी के साथ मोहब्बत नहीं करते। हमारे सीने में दिल नहीं होता, वहां दिल की जगह भी वैसा ही होता है। और इसी तरह गुजरती है हमारी जिंदगी। मेरी मां ने मुझे यह भी कहा कि अगर तुझे यहां पर काम नहीं करना तो तू ना कर, लेकिन सामने एक जगह बनी है। आजकल इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तू वहां चला जा। खूबसूरत है, जवान है, बहुत अच्छा काम मिल जाएगा तुझे। मैंने कहा, क्या मतलब? मेरी मां ने कहा, सामने वाली बिल्डिंग किसने खरीदी है वो तो तुझे पता है ना? इतनी बात सुनी तो मैं समझ गया कि मेरी मां मुझे क्या कहना चाहती है, क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग एक औरत ने खरीदी थी। सुना था कि पहले वो औरत किसी बहुत अमीर आदमी की पत्नी थी, लेकिन अब उसका पति इस दुनिया से जा चुका था और उसने वहां पर एक होटल बनाया था। लेकिन इस होटल के पीछे एक बहुत बड़ा राज था। राज ये था कि वहां पर उसने चंद लड़कों को रखा था, खूबसूरत और जवान लड़कों को, और वही सब करवाया करती थी जो यहां पर औरतें करती थी। मैंने कहा, मां, आप एक तवायफ है, यहीं पर पली बढ़ी है, सारी जिंदगी यहीं पर गुजारी। मुझे भी आपने इधर ही पैदा किया, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसा मशवरा देंगी। मेरी मां ने कहा, हाँ, मैं एक हूं और हमें शुरू से यही सिखाया जाता है। हमारा ईमान सिर्फ पैसा है। तुझे भी मैंने पैसे कमाने का एक जरिया बताया है। चला जा वहां पर। मुझे जब ये सब पता चला तो मेरा दिल बहुत ही टूट गया। मां की सोच पर हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो पूरी जिंदगी इसी माहौल में रही थी जहां उसने ऐसा ही सोचने की आदत डाल ली थी। लेकिन एक और बात थी जो सिर्फ मुझे ही पता थी। मैं कभी शादी नहीं कर सकता था, और अगर शादी कर भी लेता तो मेरे नसीब में कभी औलाद नहीं आ सकती थी। इसका कारण यह था कि मैं हमेशा से बहुत तनाव में रहा था। एक बार मैंने डॉक्टर से मुलाकात की थी, जिसने मुझे बताया था कि मैंने तनाव के कारण अपने परे सिस्टम को खराब कर लिया है। उसने ये भी कहा था कि चाहे मर्द हो या औरत, तनाव का असर उनके हार्मोन पर बहुत गहरा पड़ता है। मैं अपने कमरे में बैठा था जब मेरी मां ने आकर मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहा कि मालकिन कह रही है कि अपने बेटे से कहो कि अगर उसे मुफ्त की रोगियों तोड़नी है तो यहां से चला जाए, नहीं तो जाकर कस्टमर ढूंढ कर लाया करे। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। इस पर मां ने कहा, फिर तू यहां से निकल जा, मेरी नजरों के सामने से चला जा। जब मां ने मुझे घर छोड़ने को कहा, तुमसे बहुत दुख हुआ। मैं रोता हुआ वहां से निकला और एक गाड़ी के ऊपर हाथ रखकर
बुरी तरह से रोने लगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। ये गाड़ी कोठे के आसपास ही खड़ी थी। उस इलाके के पास ही एक बड़ा दरबार भी था, क्योंकि ये इंदौर का मशहूर इलाका था। गाड़ी के अंदर एक औरत बैठी थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसकी उम्र करीब 42 से 44 साल की होगी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी अच्छे खानदान की है। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे लगा गाड़ी खाली है। मैं वहां से जाने लगा। तभी उसने मुझे रोक लिया। उसने पूछा, क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने कहा, आपको बताने से क्या फायदा? उसने कहा, क्यों? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मैंने कहा, अगर आप मुझे 100 या 200 रुपए देकर हेल्प करना चाहती है तो इस तरह मेरी मदद नहीं होगी। उसने कहा, अच्छा बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? मैंने कहा, मेरे पास न रहने की जगह है, नहीं करने को कोई काम है। मैं मेहनत करना चाहता हूं, मजदूरी करना चाहता हूं। उसने कहा, ठीक है, फिर पीछे गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। मेरा बहुत बड़ा घर है, वहां तुम्हारे लिए कोई काम निकल आएगा। मैं तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ गया और मैंने कुछ भी नहीं सोचा। उसकी गाड़ी में पीछे काफी जगह थी, क्योंकि ये एक बड़ी गाड़ी थी। मैं वहीं पर बैठ गया था। वो पहले 2-3 जगहों पर रुकी और फिर एक बहुत बड़े बंगले में दाखिल हो गई। अब मैं मेहनत करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं मेहनत करूं, मेरा पसीना बहे और मुझे मेरी मेहनत के चंद पैसे मिल जाएं, चाहे वो बहुत थोड़े ही क्यों ना हो। उसी पैसे से मैं सूखी रोटी भी खा लेता तो मेरा पेट भर जाता और मुझे ऐसा सुकून मिलता जो कहीं और नहीं मिल सकता था। उसने कहा, ये मेरा घर है, कैसा लगा तुम्हें? मैंने कहा, बहुत बड़ा घर है आपका। उसने कहा, मेरा नाम काव्या है, मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। घर में बैठी रोती रहती थी। फिर सोचा कि जिंदगी है, जीना तो है, खुदकुशी तो नहीं कर सकती, इसीलिए जरा बाहर हवा खाने निकली थी और तुम्हें मिल गई। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं, तो मुझे किसी आदमी की तलाश थी जो इस घर को संभाल सके। हमेशा से मेरे पति ही सारे काम संभाले आए थे, लेकिन अब मैं अकेली हो गई हूं। अगर तुम इस घर के सारे काम संभाल लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो, इतना बड़ा घर है, एक औरत इसे अकेले नहीं संभाल सकती। बस तुम्हें घर की देखभाल करनी है, आया से काम करवाना है, नौकरों से काम करवाना है। ये सब करना होगा, बदले में तुम यही रह सकते हो और तुम्हें सैलरी भी दूंगी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। मैंने पूछा कि अगर मैं अपने साथ किसी को रखना चाहूं तो क्या उसे भी यहां ला सकता हूं? उस औरत ने पूछा, कौन है तुम्हारे साथ? क्या तुम शादीशुदा हो? उसने ये सवाल इस तरह से किया था कि अगर मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूं तो वो मुझे यहां से निकाल देगी, पर मैं तो शादीशुदा नहीं था। मैंने कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है मेम साहब। मैं तो कह रहा था कि मेरी एक बूढ़ी मां है, अगर उसे मैं यहां ले आऊं तो क्या उसे रख सकता हूं? उसने कहा, रख सकते हो, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले कुछ दिन तुम यहां काम तो करो। मैंने कहा, ठीक है। उसने मुझे बताया था कि मेरा काम घर का देखरेख करना है, स्टाफ से काम करवाना है और बाहर से सामान वगैरह लाना है। लेकिन जब रात हुई तो मैं अगले दिन के लिए दूध और डबल रोटी लेकर घर में दाखिल ही हुआ था कि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। वो औरत जब मुझे मिली थी तो उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उस वक्त उसने पिंक रंग की साड़ी पहन रखी थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसने कहा, आ गए आप, अरे लाइए सामान, मुझे पकड़ा दे, चलिए जल्दी से मुंह हाथ धो ले, खाना बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा, मेम साहब, मैं कुछ समझा नहीं, आप ये क्या कह रही है? उसने कहा, अच्छा माफ कर देना, कल वाली बात के लिए अभी तक नाराज है। मुझे सुबह उठ जाना चाहिए था। आपको ऑफिस से देर हो गई होगी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको ऑफिस समय पर भेजा करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि वो औरत मजाक कर रही है, लेकिन वो तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम तक छोड़ने गई। उसने कहा, मुंह हाथ धो ले, खाना ठंडा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? मैं बाथरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया तो वो फिर से बाहर खड़ी थी। उसने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे साथ लेकर टेबल पर बैठा दिया। टेबल पर उसने बहुत मजेदार खाने रखे हुए थे और ये सब उसने खुद ही बनाए थे। वो मेरे पास बैठ गई और फिर कान पकड़कर कहने लगी, अच्छा सॉरी न बाबा, मैं बिल्कुल था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था
कि ये सब क्या हो रहा है। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और उसके बाद मुझे अपने बेडरूम में जाकर छोड़ आई। अब मुझे मामला बहुत गड़बड़ लग रहा था। मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। ये एक बड़ी उम्र की औरत थी और वह भी बेवा। ये मेरे साथ क्या करना चाहती थी? ये मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही थी? अब वो मेरे पास आकर बैठ गई और उसने कहा कि मैं आपके पैर दबा दूं, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने कमरे में जाना है। उसने कहा कि यही आपका कमरा है, अभी तक नाराज हो रहे हैं, चलो सो जाओ। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे ऊपर कंबल भी डाल दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो दूसरी तरफ से आई और अपनी जगह पर लेट गई। उसने कहा, गुड नाइट मेरी जान, कल हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, आपको मुझे शॉपिंग करवानी है। थोड़ी देर के बाद वो औरत अपनी जगह पर लेटी और 5 मिनट के अंदर ही सो गई। जैसे ही मुझे उसके खर्राटों की आवाज आई, मैं उठकर अपने कमरे में आ गया और हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। वो मुझे दिलीप कह रही थी। सुबह हुई तो वो औरत मेरे सामने मौजूद थी। मुझे लगा कि फिर से कोई बात कहेगी, तो उसने कहा कि आज खाने में आलू बनवा लेना और राशन शायद खत्म है, वो सारे के सारे लेके आना है। ये लो पैसे, अगर कम हुए तो और ले लेना। महीने भर के राशन लेके आना, हमारे घर में थोड़ी चीजें नहीं लाई जाती है, कभी कोई मेहमान आ जाता है। मैंने कहा कि जी मेम साहब। उसने कहा कि हाँ, और तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रहे थे, उसे कब लेके आ रहे हो? मैंने कहा कि अभी नहीं, पहले मैं उनसे बात करूंगा। मेम साहब, ये तो याद था कि मैं उनका नौकर हूं और मैंने अपनी मां का भी जिक्र किया था, लेकिन रात होते ही वो मुझे अपना पति क्यों समझ रही थी, क्योंकि मैंने पता किया था कि उनके पति का नाम दिलीप था और वो मुझे दिलीप ही कहकर बुला रही थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। आज चौथा दिन था। जैसे ही शाम होती तो मेम साहब मुझे अपना पति समझने लगती, मेरी बहुत सेवा करती 2 दिन से, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन आज जब वो मेरे पैर दबा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ईश्वर ने एक मर्द के लिए उसकी सारी खुशी और सुकून एक औरत में ही रखा है। एक मर्द को सुकून सिर्फ औरत से ही मिलता है, फिर वो औरत जैसी भी हो। औरतें समझती है कि मर्द सिर्फ जवान और खूबसूरत औरतों के पीछे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। वो उन औरतों के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं जो उनको सुकून देती है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुकून देने वाली कैसी है, बूढ़ी है, जवान है, खूबसूरत है या बदसूरत है। कभी कभी बहुत खूबसूरत औरतें भी मर्दों का जीना हराम कर देती है, और कभी कभी बदसूरत औरतें भी उनको इतना खुश रखती है कि उन्हें अपने आप से ही मोहब्बत हो जाती है। मैं कौन था? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। एक तवाइफ का बेटा, बाप का नाम पता था, लेकिन बाप कभी कबूल न करता, ना तो मैं पढ़ा लिखा था, ना ही मेरे पास कोई जॉब था। बस शक्ल सूरत थी, जवानी थी, और जवानी भी ऐसी कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे यहां कभी औलाद नहीं होगी। मैं किसी भी औरत को धोखा नहीं देना चाहता था। पहले ही मेरे बाप और मेरी मां ने जो गुनाह किए थे वो मेरे पीछे थे। अगर मैं भी गुनाह करता तो फिर मेरे लिए तो ये दुनिया ही नर्क बन जाती। मेम साहब भी अजीब थी, मेरी इतनी सेवा करती, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती, मेरे पैर दबाती, मेरे सिर में तेल लगाती और फिर मुंह फेर के सो जाती थी। धीरे धीरे मुझे उनसे अजीब तरह की मोहब्बत होने लगी थी। यहां पर आप लोगों को यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि मैं एक ऐसा आदमी था जिसको कभी भी प्यार, सेवा, मोहब्बत कुछ नहीं मिला था। यहां तक कि मुझे तो इज्जत भी नहीं मिली थी, और अब मुझे ये सब कुछ मिल रहा था, वो भी इतना ज्यादा कि अगर किसी नॉर्मल आदमी को भी मिलता तो वो भी पागल हो जाता। तो फिर मेरे लिए तो ये सब कट स्वर्ग जैसा था। मैं तो जैसे स्वर्ग में आ गया था। हम लोग एक साथ सेल्फीज भी लेते थे और वीडियो भी बना लिया करते थे। कभी कभी वो कोई इंडियन गाना लगा के मेरे साथ कपल डांस भी करना शुरू कर देती थी। ऐसा लगता था कि कोई सपना है। उनकी उम्र शायद 40 साल थी, लेकिन लगती वो 30 साल की थी। उन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ था। मेरे दिल में उनके लिए कुछ बुरा नहीं था। मैं उनका ध्यान रखता था। पहले तो वो जब मुझसे कहती, कुलदीप कैसे हैं, घर आ गए, खाना तैयार है, तो मैं ज्यादा बोलता नहीं था। लेकिन अब मैं भी उनके साथ उनके हर सवाल का जवाब देता। वो कहती कि आज मैंने आपको बहुत याद किया, तो मैं भी कहने लगा
कि मैंने भी अपनी जान को बहुत याद किया। मुझे पता था कि उनको कोई बीमारी थी, शायद वो अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और उनके जाने के बाद ये दुख अभी तक भुला नहीं पाई थी। इसलिए रात होते ही उनको ऐसा महसूस होने लगता था कि मैं उनका पति हूं, और मैं इस दुनिया से लगता था कि मैं उनका पति हूं, और मैं इस दुनिया से गया ही नहीं हूं। यहां पर जो औरत सबसे ज्यादा अरसे से काम कर रही थी वो नौकरानी थी। उसने मुझे बताया था कि मेम साहब को अपने पति से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और उनका पति भी आपकी तरह कम उम्र का था। उनकी मोहब्बत एक मिसाली थी, पर वो एक हादसे में जान से हाथ धो बैठे और इस दुनिया से चल बसे, और मेम साहब उनकी मौत पर बहुत ज्यादा उदास थी। एक दिन बाहर बारिश हो रही थी। अब तो मैं खुद ही शाम के वक्त कोई चीज लेने के लिए बाहर निकल जाता था, ताकि जब मैं वापस आऊं तो सामने एक मोहब्बत करने वाली पत्नी मेरा इंतजार कर रही हो। मुझे कभी भी ऐसी मोहब्बत करने वाली पत्नी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि मैं एक नामर्द था और उनका पति इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकता था, और अब इस उम्र में उनको कोई पति भी नहीं मिल सकता था। हम दोनों ही अपनी अपनी महरूमियों को एक दूसरे से जाने अनजाने में पूरा कर रहे थे। यहां तक तो ठीक था कि वो मुझसे मुंह फेर के सो जाया करती थी, लेकिन एक रात ऐसी भी आई कि जब वो मुझसे मुंह फेर के नहीं सोई। पहले तो मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा, और फिर इस सब की आदत हो गई। हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते थे जो दिन मुझे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन लगते थे। सुबह सुबह जब वो मुझे किसी नौकर की तरह ट्रीट करती थी और मेरे साथ ऐसे पेश आती जैसे मैं नौकर हूं, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। लेकिन मुझे पता था कि ये उनकी बीमारी है। एक दिन वो कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूं। आपको तो उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाती, मुझे पहले समय लेना होगा। अगर समय मिल गया तो तुम्हें बता दूंगी, तुम जरा गाड़ी को साफ कर दो। मैंने कहा था कि ठीक है। एक दिन मुझे मेरी मां का फोन आया और उसने कहा कि तू यहां से चला गया, मुड़ के वापस भी नहीं आया। मैंने कहा कि आपने ही तो निकाला था मुझे। तो मेरी मां ने कहा कि हाँ, लेकिन तू किसके साथ फिर रहा है? मैंने तुझे यहां से तेरी हरकतों की वजह से निकाला था कि तू बुरा काम नहीं करना चाहता था, और अब तू जिस औरत के साथ फिर रहा है वो क्या लगती है तेरी? मैंने कहा कि वो मेरी मालकिन है, मैं उसके घर में मेहनत मजदूरी से काम करता हूं और आपको भी बहुत जल्द यहां ले आऊंगा। तो मेरी मां ने कहा कि मुझे वहां नहीं आना, मेरी यहां पर अपनी जिंदगी है। अच्छा खाती हूं, अच्छा पहनती हूं और अकेलापन भी महसूस नहीं होता। तू मुझे वहां पर इज्जत से बिठा के तन्हाई की मौत मारना चाहता है? ये बात सुनकर हैरान रह गया। इसका मतलब कि मेरी मां को इज्जत की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। उनको अपनी जिंदगी पसंद थी, उनको एक की जिंदगी पसंद थी। मैंने कहा कि ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। इसके बाद मुझे फोन भी मत कीजिएगा। मैंने भी गुस्से में फोन बंद कर दिया। मैं जानता था कि मां है मेरी, कभी ना कभी मुझे मिलना ही पड़ेगा, बुलाना ही पड़ेगा। औलाद और मां बाप का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन अभी मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैम साहब को डॉक्टर के पास ले गया तो वो बड़ी परेशान थी, मुझे भी डांट दिया। शाम तक उनकी परेशानी की समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि घर के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालो। मैंने जाकर ऑर्डर दे दिया, लेकिन इस आदमी ने कहा कि वो फुटेज आपको कल शाम को मिलेंगे क्योंकि वक्त लगेगा। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। रात हुई तो मैं जानबूझकर दूध लेने के लिए कॉलोनी में एक दुकान तक चला गया। वापस आया तो सामने वो फिर से दुल्हन बनी खड़ी थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत खूबसूरत रंग पहना करती थी। मुझे कहने लगी कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने कहा कि कैसी सरप्राइज? तो उन्होंने कहा कि बस आज वो सरप्राइज दिखाऊंगी कि इससे आपका दिल खुश हो जाएगा। हम लोग रात का खाना के लिए साथ बैठे। वो बहुत ज्यादा खुश थी। मैं हैरान था कि सुबह तो मैम बहुत नाराज और परेशान लग रही थी और अब बहुत खुश नजर आ रही है। जब हम लोग बेडरूम में गए तो उन्होंने मुझे एक तोहफा पकड़ाया और कहा कि इसे खोलो। जब मैंने बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक छोटे बच्चे का कुर्ता था और उस पर लिखा था लाइक फादर लाइक सोन। मैंने कहा कि ये क्या है? मैं समझा नहीं। तो वो कहने लगी कि ये क्या है? मैंने कहा कि ये तो किसी छोटे बच्चे के कपड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या इस घर में कोई छोटा बच्चा है? मैंने कहा कि नहीं। कहने लगी तो फिर ये कपड़े यहां पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि जाहिर है आपको ही बताना पड़ेगा कि ये कपड़े यहां पर क्या कर रहे हैं। तो कहने लगी क्योंकि इस घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है।
मैं मां बनने वाली हूं। जब मैंने ये सुना तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अगर वो मां बनने वाली थी तो ये बच्चा तो मेरा था। मैंने कहा कि सच में उन्होंने कहा कि हाँ, आज ही मुझे डॉक्टर ने ये बात बताई। ये सुनकर मैं तो बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि अब मुझे मेम साहब को बताना ही पड़ेगा कि इतने दिनों से इस घर में क्या हो रहा था। ये मामला तो बहुत ज्यादा उलझ चुका था। मैं बहुत टेंशन में था। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। इसका मतलब कि मैं ठीक हो गया था। शायद मुझे उनकी प्यार और मोहब्बत ने और खुशी ने ठीक कर दिया था। ये बच्चा तो मेरा था, इसलिए वो सुबह परेशान थी। अगली सुबह उनको सारे कैमरों की फुटेज मिल गई और ये भी पता चल गया कि ये सब कुछ मेरा किया धरा था। इसलिए मैंने पहले ही उनको सब कुछ बता दिया। जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो हैरान रह गई और गुस्सा करने लगी। उन्होंने कहा कि मैं बीमार थी। तुम तो बीमार नहीं थे। मैंने कहा कि मैं बीमार नहीं था, पर मर तो था ना। आप मेरा इतना ख्याल करती थी, मेरे साथ इतनी मोहब्बत से पेश आती थी। मैं बह गया था। मैंने उनको ये भी बता दिया कि मेरी मां कौन है, मैं कहां से आया हूं, सब कुछ बता दिया और कोई झूठ ना रहने दिया। लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम निकल जाओ, यहां से अपना सामान लो और निकल जाओ यहां से। मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है। उन्होंने कहा कि इसका नाम भी नहीं लेना। सुबह हुई तो मैं अपना सारा सामान पैक कर चुका था, मगर यहां से जाना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। मैं यहां से नहीं जाना चाहता था। मैं आखिरी बार उनसे मिलने के लिए गया। वो मुंह फेर के बैठी थी। मैंने कहा कि जाते हुए ये भी नहीं कह सकता कि कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि गलती तो बहुत बड़ी हुई है और माफ भी आप नहीं करेंगी, और अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे बच्चे का भी इतना कह के मैं जाने लगा था कि वो मुझे पीछे से गले लगा के रोने लगी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो कहने लगी कि मत जाओ, मुझे छोड़ के, ये बच्चा तुम्हारा है और औलाद की खुशी हम दोनों की है। शादी करोगे मुझसे? जब उन्होंने ऐसे कहा मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि क्यों नहीं, शादी करूंगा मैं आपसे। और मैंने उसी दिन उनसे शादी कर ली, क्योंकि ऐसे हालात में शादी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा था। इसके बाद मेरी जिंदगी मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छी गुजरने लगी और मैं अपनी जिंदगी पर अभी भी हैरान हूं कि कैसे मेरी किस्मत ने पलटा खाया। कहा मैं एक दलाल बनने वाला था, पर अब मैं एक बाप हूं, पति हूं, अच्छे घर में रहता हूं। मां को दोबारा से बुलवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं थी। उनको मैंने उनके हाल पे छोड़ दिया है, पर ईश्वर ने मुझे एक प्यारी सी बेटी से खुश किया है। मैं बहुत खुश हूं और मैंने अपनी बेटी का नाम रोशनी रखा है। मैं अपनी पत्नी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं और वो भी मेरे साथ बहुत खुश है। अब उनको बीमारी के दौरे पड़ना थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। अब वो मुझे कुलदीप नहीं बल्कि मेरे अपने नाम से बुलाती है और मेरे साथ खुश रहती है। दिन में हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और रात में भी उनको पता होता है कि मैं कुलदीप ही हूं। अब तो मेरी बेटी भी धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है, पांव से चलने लगी है, बहुत ही सुंदर है। धीरे धीरे काव्या और मेरे बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता जा रहा था। दिन में वो मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट करती, लेकिन रात होते ही वो मुझे अपना पति समझने लगती। मैं अब समझ चुका था कि वो किसी गहरे सदमे में थी और अपने पति दिलीप को खोने के बाद वो मानसिक रूप से एक अजीब स्थिति में पहुंच गई थी, जिसमें वो रात के समय मुझे दिलीप समझने लगती थी। पहले कुछ दिनों तक मुझे इस पर बहुत असहजता महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मैं भी उसे खुश रखने के लिए उसकी बातों में साथ देता था। कभी कभी मुझे अपने अतीत की यादें आती कि कैसे मेरी मां ने मुझे उस माहौल में बड़ा किया था जहां मैंने हमेशा अपमान और गरीबी देखी थी। लेकिन यहां काव्या के घर में मैं एक अलग दुनिया में जी रहा था। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि काव्या को मेरी जरूरत थी और शायद मुझे भी उसकी जरूरत थी। काव्या ने मुझे कभी मेरे अतीत के बारे में सवाल नहीं किए और नहीं मैंने उससे उसके पति दिलीप के बारे में ज्यादा पूछा। वो बस मुझे दिलीप समझकर अपना जीवन जी रही थी और मुझे उसमें खुशी मिल रही थी। उसकी देखभाल, उसकी चिंता और उसकी सेवा ने मेरे दिल में उसके लिए इज्जत पैदा कर दी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी इस अजीब जिंदगी को हिलाकर रख दिया। काव्या का भाई जो शहर से बाहर रहता था, अचानक से घर आ गया। वो मुझे देखकर हैरान रह गया और तुरंत पूछने लगा, ये आदमी कौन है?
काव्या ने उससे कहा, ये दिलीप है। मेरा पति, उसका भाई, चौंक गया और कहने लगा, दिलीप की मौत को इतने साल हो चुके हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सुनकर काव्या अचानक चुप हो गई और जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई। वो कुछ देर तक खामोश रही और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने भाई से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि काव्या अभी तक अपने पति की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। उसने मुझे अपने पति की जगह दे दी थी, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं कभी उसका पति नहीं बन सकता था। उसका भाई उसे डॉक्टर के पास ले गया और कुछ समय बाद उसने मुझे घर छोड़ने को कहा। मैंने काव्या से अलविदा कहा, लेकिन अब मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। इस घटना के बाद मैंने इंदौर छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, खासकर यह कि इंसान के जज्बात और उसके दर्द को समझने के लिए हमें उसके हालात और उसकी कहानी को समझना होता है। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद, शुक्रिया। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक जरूर सुनिएगा। रोज की तरह आज भी मैं कॉलेज आ गई, तभी मुझे शर्मा जी का फोन आया। शर्मा जी ने मुझे बताया कि एक ग्राहक आया है, वो अच्छी रकम दे रहा है। तुम बोलो तो मैं फिक्स कर दूं क्या? मैंने बोला ठीक है, कर दीजिए और उसका पता मुझे भेज दीजिए। अब 6 महीने में मेरा रेट भी काफी कम हो गया था। थोड़ी ही देर में मुझे एक बहुत ही सस्ती लॉन्च का मेरे मोबाइल पर एड्रेस आ गया। उस लॉज में मैं कई बार बहुत से लोगों के साथ रातें रंगीन कर चुकी थी। उस पते के साथ एक मोबाइल नंबर भी था। मैंने उस नंबर पर मैसेज किया। मुझे रिप्लाई आया कि रूम नंबर 9 में आ जाओ। मैं रूम नंबर 9 के दरवाजे के पास गई और दरवाजा थोड़ा सा बजाया। अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला। अंदर के आदमी को देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अंदर और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दिल थाम कर सुनिएगा। मेरा नाम पूनम है, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और अभी मैं बीए के लास्ट ईयर की छात्र हूँ। मेरे घर में माँ, पापा और बड़ा भाई है। पापा का नाम मुरारी है और वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है। मेरी माँ का नाम राजबाला है और वो एक हाउसवाइफ है। मेरा बड़ा भाई नितिन एक किराने की दुकान पर काम करता है। पापा की ज्यादा तनख्वाह नहीं है, इसलिए भाई ने पढ़ाई छोड़ दी और मुझे भी पापा जैसे तैसे पढ़ा पा रहे थे। ये स्टोरी मेरी ही है। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई होने के बाद पापा ने मेरा दाखिला एक बड़े कॉलेज में करवा दिया था। कॉलेज की शुरुआत के 1-2 महीना ऐसे ही गुजर गए। अब कॉलेज में अमीर लड़कियों का रहन सहन का मुझ पर प्रभाव पड़ने लगा था। मुझे भी लगने लगा कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह महंगे कपड़े, मोबाइल आदि यूज करूं। पर मेरे घरवालों की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे मेरे शौक पूरे करने के लिए पैसे दे सकें। बस इसी बात से मैं मन मारकर रहने लगी थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। इसी बीच मेरी एक बहुत अच्छी सहेली बन गई। उसका नाम अनिका था। वो भी काफी महंगे कपड़े, मोबाइल और बाकी सामान इस्तेमाल करती थी। इससे मुझे लगा कि वो भी काफी अमीर होगी। एक दिन वो मुझे अपने घर पर ले गई। वहां जाने के बाद मैं तो जैसे एकदम शॉक्ड हो गई। अनिका और उसके माँ बाप एक किराए के कमरे में रहते थे। उसके पापा नगर निगम में चपरासी का काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन और कपड़े धोती थी। मैं मन में विचार करने लगी कि अगर अनिका की फैमिली इतनी गरीब है तो अनिका इतने महंगे सामान कैसे यूज कर सकती है। फिर थोड़ी देर उसके घर बिताने के बाद हम दोनों बाहर आ गए। हम एक भेलपूरी वाले के पास गए।
अनिका ने 2 भेल के ऑर्डर दिए। तभी मुझसे रहा न गया और मैंने अनिका से पूछ ही लिया, अनिका, तुझसे एक बार पूछूं, क्या तेरी तू गुस्सा मत होना? अनिका ने कहा, हाँ, पूछना यार, क्या बात है? मैंने कहा, अनिका यार, अभी मैंने तेरे घर के हालात देख लिए हैं और मेरे भी घर के हालात तेरे जैसे ही हैं। पर तू ये इतने महंगे कपड़े, मोबाइल लेने के लिए पैसे कहाँ से लाती है? अनिका थोड़ी देर सोचकर मुझे देखने लगी। फिर बोली, देख पूनम, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुझे बता रही हूं, पर तू मुझे प्रॉमिस कर कि ये बात तू किसी को नहीं बताएंगे। मैंने कहा, प्रॉमिस, किसी से नहीं कहूंगी। फिर अनिका मुझे थोड़ा एक साइड में ले गई। हम दोनों एक टेबल के आसपास कुर्सी खींचकर बैठ गए। अनिका ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे एक ऐड दिखाई। मैं बोली, ये क्या है? तू एक बाजारू है अनिका? बोली, हाँ, पर तूने प्रॉमिस किया है कि तू किसी से कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है और मैं किसी से क्यों बताऊंगा। लोग मुझे थोड़ी ही पहचान रहे हैं। मुझे थोड़ा अब अजीब फील हो रहा था और भारी कशमकश के चलते मैंने अनिका से पूछा, अनिका, वैसे एक बार के कितने पैसे मिलते हैं? अनिका मुझे देखकर मुस्कुराई। क्यों पूछ रही है? कल से तू भी चढ़ेगी क्या? मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं आना, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। बताना कितने मिलते हैं? अनिका बोली, एक बार के 4,000 से 6,000 के बीच मिल जाते हैं। मैंने कहा, इतने सारे पैसे? मैं सोचने लगी कि 5,000 रुपये तो वाकई बहुत ज्यादा थे। यार, किसी को पता चल गया तो? अनिका बोली, किसी को पता नहीं चलेगा। बोल, क्या चलेगी? आज मैं बोली, नहीं बाबा, आज नहीं। अनिका बोली, इसका मतलब कल चलेगी। मैंने हंसकर नीचे नजरें कर ली। अनिका समझ गई कि अब मेरी हाँ है। मैं बोली, अनिका, पर इससे पहले मैंने किसी के साथ ये सब नहीं किया है यार। अनिका बोली, क्या बात कर रही है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अनिका कहने लगी, फिर तो मैडम आपको 50,000 नहीं बल्कि 80,000 मिलेंगे। मैं बोली, क्या मतलब? 80,000 रुपये? मैं तो एकदम से चौंक गई। फिर धीरे से बोली, पर यार, मैं रात को नहीं आ पाऊंगी। अनिका बोली, बुद्धू, तुझे किसने बोला कि रात को आना है? मैं बोली, तूने ही तो अभी बोला कि पहली रात के। अनिका बोली, अरे दिन में ही जाना होगा। मैं बोली, यार, मुझे तो डर लग रहा है। अनिका बोली, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं बोली, चल अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है, वहां रास्ता देख रही होगी। अनिका बोली, कल थोड़ा जल्दी आना। मैंने कहा, क्यों? अनिका बोली, तुझे दिखाना है किसी को। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराकर वहां से अपने घर आ गई। घर आकर मुझे अनिका की बातें याद आ रही थीं और मेरे मन में गुदगुदी हो रही थी। मैं अपनी इज्जत का ख्याल छोड़कर सिर्फ अपने शौक के बारे में सोचने लगी। फिर मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में आ गई। बाथरूम में आज पहली बार मैंने अपने शरीर को एक अलग नजरिए से निहारा था। फिर मैं कपड़े पहनकर बाहर आ गई। तब तक पापा और भैया भी आ गए थे। मैं माँ के काम में हाथ बटाने लगी। रात हो गई तो सभी ने खाना खा लिया। माँ और पिताजी 171 कमरे में और एक रूम में मैं और मेरे भाई सोते हैं। मैं बिस्तर पर पड़ते ही पैसे आने के बाद क्या क्या करूंगी ये सोचने लगी और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर सुबह उठी तो मुझे आज जल्दी जाना था, इसलिए सभी काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिए। नहा धोकर फ्रेश हो गई और कॉलेज में आ गई। अभी अनिका नहीं आई थी। मैं कॉलेज के गेट पर अनिका का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में अनिका भी आ गई। अनिका बोरी, ओहो लाडो, तो आज बड़ी बंठन कराई है और जल्दी भी। मैंने कहा, तूने कितनी देर कर दी? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। अनिका बोली, ठीक है, अब चल जल्दी। मैं बोली, अरे इधर किधर, हमें तो कॉलेज आना है ना। अनिका बोली, आज कॉलेज नहीं जाना। अनिका ने एक ऑटो रोका। हम दोनों ऑटो में बैठकर एक लॉज के पास आ गए। हम लॉज के अंदर आकर एक रूम के अंदर बैठ गए। मुझे अनिका ने बताया कि तुझे देखने एक आदमी आ रहा है
जब वो यहाँ आएगा तब घबराना नहीं, और वो जैसे बोलेंगे वैसा करना, ठीक है? मैंने हाँ में सर हिलाया। तभी डोरबेल बजी। अनिका ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत ही काला कलूटा और एकदम मोटे थुलथुले पेट वाला आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 42 से 45 के बीच की होगी। अनिका उस आदमी से बोली, आइए शर्मा जी। मैंने समझ लिया कि उसका नाम शर्मा जी था। शर्मा जी अंदर आ गए। अनिका ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पलंग पर बैठी थी। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। तब शर्मा जी का फोन बजा। शर्मा जी ने फोन उठाया और बोले, अरे भाई, थोड़ा सब्र कर, लड़की देखने आया हूँ, अभी देखकर तुझे फोन करता हूँ। शर्मा जी ने फोन कट कर दिया और बोले, अनिका लड़की नहीं है, इसे सब समझा देना। अनिका बोली, ठीक है शर्मा जी। तब शर्मा जी को फोन आया। शर्मा जी बोले, ठीक है, भेजता हूँ। शर्मा जी अनिका से बोले, चल अनिका, 80,000 में हो गया है, ये लो एड्रेस, इस पर जाओ, और हाँ, मेरा 10% लगेगा, इसे अच्छी तरह से समझा देना। शर्मा जी ने एक कागज पर पता लिखा और अनिका के हाथ में पकड़ा दिया और वो बाहर चले गए। अनिका ने कहा, चलो मैडम, जाना है, कपड़े पहन लो। मैंने कपड़े पहने और हम दोनों लॉज के बाहर आ गए। अनिका ने मुझे वो पता बताया और कहा, जाओ और ध्यान रखना और कोई गड़बड़ मत करना। मैंने हामी भरते हुए एक ऑटो रोका और उस पत्ते पर पहुंच गई। ये एक बहुत ही आलीशान बंगला था। मैं तो देखती ही रह गई। मैं उस बंगले के गेट के पास पहुंच गई। जैसे ही वहां गई वैसे ही गार्ड ने पूछा, आपको सूझी है क्या? मैंने हाँ, मैं सर हिलाया। गार्ड ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर आ गई। बंगला अंदर से तो जैसे कोई महल ही जैसा था। मैं अंदर आकर खड़ी हो गई। तभी सामने वाले एक कमरे से बहुत ही बॉडी बिल्डर किस्म का आदमी बाहर आया। उसकी उम्र करीब 50 के पार कर चुकी थी। वो मेरे पास आया और उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा। मैं सोफे पर बैठ गई। वो आदमी भी मेरे बाजू वाले सोफे पर बैठ गया। मैं तो अभी भी उसके घर को ही देख रही थी। तभी उसने मुझे पानी पीने के लिए पूछा, लेकिन मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। 2-3 बार पहुंचने के बाद उसने थोड़ी जोर से आवाज दी, तब जाकर मैं होश की दुनिया में आई। मेरे मुंह से निकल गया, जी अंकल। उसने कहा, अंकल? मैंने कहा, सॉरी सर। उसने कहा, कोई बात नहीं, अच्छे घर की लगती हो। पहली बार है क्या? मैंने कहा, जी अंकल। फिर मैंने उसको सॉरी कहा। उसने कहा, कोई बात नहीं, यू कैन कॉल मी अंकल। मुझे उसकी बात से बड़ी हिम्मत मिल गई। वो आदमी बड़ा ही खुश मिजाज था और मेरे मन से डर निकल गया। मैंने पूछा, अंकल आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शरद है, और आपका नाम? मैंने कहा, पूनम। उसने कहा, कौन सी पढ़ाई कर रही हो? मैंने कहा, बीए मैं हूँ अंकल। उसने कहा, ओके चले, अब फिर मुझे कहीं बाहर भी जाना है। मैंने कहा, जी अंकल। उसने मुझे एक रूम की तरफ इशारा करके उसमें जाने को कहा। मैं अंदर आ गई। अंदर भी रूम बहुत ही मॉडर्न था। एक गोल आकार का बेड पड़ा हुआ था। मैं उस पर जाकर बैठ गई, बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह। थोड़ी ही देर में अंकल एक टॉवल लपेट कर आए और आते ही दरवाजा बंद कर दिया। और अब वो काम शुरू किया जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। थोड़ी ही देर बाद अंकल भी अब शांत हो गए थे। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अब अंकल उठकर बाथरूम में चले गए। मुझे बेड पर पड़े पड़े कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। करीब शाम के 4 बजे मेरी आँख खुल गई। मैं वैसे ही बेड पर पड़ी रही। मेरे चेहरे पर जो पदार्थ लगा था वो अब सूख कर थोड़ा कड़क हो गया था। मैं उठकर बाथरूम में गई, अपने शरीर को साफ किया और रूम में खड़ी होकर अंकल को आवाज दी, और उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं वैसे ही रूम से बाहर आई, तब किचन से 140 से 45 साल की औरत बाहर आई।
वो मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगी। फिर वो बोली, उठ गई, तुम कपड़े पहनकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं रूम में आ गई और अपने कपड़े पहनकर बाहर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। मुझे चलते वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर में वो औरत हाथ में चाय के 2 कप लेकर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे चाय दी और वो खुद भी पीने लगी। चाय खत्म करने के बाद उसने मुझसे पूछा, वैसे बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, आंटी मेरा नाम पूनम है। वैसे आप कौन? जब मैं आई थी तब आप यहाँ पर नहीं थी? उन्होंने कहा, बेटी मैं इस घर की नौकरानी हूँ। साहब जी जब बाहर जाते हैं तब मैं घर का ख्याल रखती हूँ। जब मैं आई थी तब तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। तुम अच्छे परिवार से लगती हो। फिर ये सब काम क्यों? मैंने कहा, आंटी घर में पैसों की प्रॉब्लम थी, इसलिए आंटी बोली कोई बात नहीं, रुको मैं अभी आई। ऐसा कहकर वो एक रूम में चली गई और अंदर से एक हाथ में एक पैसों का बंडल लेकर आई। मुझे रुपए देते हुए बोली, ये लो बेटी, तुम्हारे 80,000 रुपए मैंने आंटी से पैसे ले लिए। फिर आंटी बोली, बेटी तुम बहुत थक चुकी हो, इसलिए रात को सोते समय गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पी लेना, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। मैंने कहा, जी आंटी। फिर मैं वहां से बाहर आ गई। मैंने अनिका को फोन किया। अनिका ने मुझे एक होटल में बुलाया। मैं वहां पर गई। अनिका और वो आदमी पहले से ही वहां पर आ चुके थे। मैं उनके पास गई। शर्मा जी ने पूछा, काम हो गया? मैंने अपने पर्स से 80,000 रुपए निकाले और शर्मा जी को दे दिए। शर्मा जी ने अपने 10% निकाल लिए और बाकी पैसे मुझे वापस कर दिए। उन्होंने जाते जाते मुझे दूसरे दिन के लिए भी रेडी रहने को कहा। फिर वो चले गए। मुझे भी काफी पैसे मिल गए थे। तब मैंने भी अनिका को एक छोटी सी पार्टी दी और अपने घर आ गई। मुझे शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा था। तब मैंने माँ को पेट दर्द का बहाना बना दिया और सोने के लिए चली गई। सुबह उठकर कॉलेज को तैयार हुई और आ गई। आज भी शर्मा जी ने मुझे नए ग्राहकों के पास भेजा। अब 6 महीने बीत चुके थे। मेरा रहन सहन काफी बदल चुका था और सबसे ज्यादा बदलाव मेरे शरीर में हो गया था। मैं एक पूरी अविवाहित औरत बन चुकी थी। माँ बाप को झूठ बोल बोलकर काफी मॉडर्न और महंगे कपड़े, मोबाइल और बाकी सामान यूज करने लगी थी। फिर अचानक मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। हुआ यूं कि रोज की तरह मैं आज भी कॉलेज गई थी। तभी मुझे शर्मा जी का फोन आया। शर्मा जी ने मुझे बताया कि एक ग्राहक आया है, वो अच्छी खासी रकम दे रहा है, तू बोले तो फिक्स कर दूं क्या? मैंने कहा, ठीक है, कर दीजिए और उसका एड्रेस भी मुझे भेज दीजिए। अब 6 महीने में मेरा रेट भी काफी कम हो गया था। थोड़ी ही देर में मुझे एक बहुत ही सस्ती लॉज का पता आ गया। उस लॉज में मैं कई बार बहुत से लोगों के साथ मिल चुकी थी। उस पते के साथ एक मोबाइल नंबर भी था। मैंने उस नंबर पर मैसेज किया। मुझे रिप्लाई आया कि रूम नंबर 9 में आ जाओ। मैं रूम नंबर 9 के दरवाजे के पास गई और दरवाजा थोड़ा बजाया। अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला। अंदर के आदमी को देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अंदर जो आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा ही थे। पापा भी मुझे देखकर थोड़े विचलित हो गए थे। मेरे मुंह से निकला, पापा आप रूम के बाहर काफी लोग आ जा रहे थे। तब मैं अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अंदर जाते ही पापा मुझे बोले, पूनम कॉलेज जाकर तुम ये सब काम कर रही हो, तुमने तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हे भगवान, तूने मुझे ये कैसी बेटी दी है, काश ये पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई। पापा मुझे काफी बुरा भला कह रहे थे। तब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी पापा को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अगर मैं बाजारू हूं तो फिर आप क्या करने आए हो?
यहाँ पर मैं बस इतना ही बोल पाई कि पापा ने मुझे एक थप्पड़ दे मारा और मुझे पकड़कर बेड पर गिरा दिया। तभी अचानक मेरा मोबाइल बजा। शर्मा जी का फोन था। उन्होंने कोई दूसरा ग्राहक बताया था। तब मैंने उन्हें पता सेंड करने को कहा और फोन काट दिया। मैंने पापा से कहा, चलिए पापा, मुझे दूसरे ग्राहक के पास जाना है, रात को घर बैठकर बातें करेंगे। पापा बोले, ठीक है बेटी जाओ। मैं जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त मैंने पापा से पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपकी तनख्वाह तो इतनी है नहीं कि आप इतने सारे पैसे खर्च कर सको। पापा बोले, मैंने अपने बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उसी में से तेरे लिए निकाले थे। फिर पापा ने अपनी जेब से रुपए निकालकर मुझे दे दिए तो मैंने उसमें से सिर्फ शर्मा जी का कमीशन निकाला और बाकी के पैसे पापा को वापस दे दिए। फिर बिना कुछ बोले मैं पापा को बाय कहकर वहां से चली गई। दोस्तों, कहानी जारी रहेंगी। आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत भाविका नाम की लड़की से शुरू होती है। यहाँ आज भाविका की शादी होने वाली थी। भाविका की शादी आर्यन से होने वाली थी और उनकी शादी उनके परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है और शादी में आए मेहमान उन्हें बधाई देते हैं। शादी के बाद आर्यन भाविका को अपने घर लाता है, जिसके बाद वह उसकी गुफा में विस्फोट भी करता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। आज आर्यन का जन्मदिन था, इसलिए उसके दोस्त उनके घर आए हुए थे। भाविका भी आर्यन के साथ खुश थी और वो आर्यन के दोस्तों की पूरी मेहमाननवाजी करती है। सभी दोस्त दारू पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में सभी दूसरे देश घूमने जाने की योजना बनाते हैं। भाविका भी कहीं घूमने जाना चाहती थी, इसलिए वो भी उनके साथ जाने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद आर्यन भाविका को घुमाने दूसरे देश में ले आता है। दोनों के साथ उनके दोस्त भी थे। भाविका की सबसे खास दोस्त दीपा भी थी। जल्दी ही सभी एक बस में बैठकर घूमने फिरने लगे। बस में एक गाइड भी था और वह सभी को शहर के बारे में बता रहा था। इस गाइड की आवाज ने भाविका का ध्यान खींच लिया था। वो सब कुछ छोड़कर बस उसे ही सुनने लगी थी। इस गाइड का नाम निखिल था और भाविका उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। इसी बीच भाविका की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद उसे चक्कर आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद भाविका को होश आ जाता है। उसे अपने पास निखिल और आर्यन नजर आते हैं, जो उससे उसका हालचाल पूछ रहे थे। भाविका को बस में घुटन हो रही थी, इसीलिए उसे चक्कर आया था। भाविका को ठीक देखकर बस फिर से चलने लगती है। निखिल फिर से बोलने लगता है और भाविका फिर से उसे सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद बस एक होटल के सामने आकर रुक गई ताकि सभी लोग होटल में आकर आराम कर सक। भाविका जब बस से उतरती है तो उसे सामने निखिल नजर आता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इससे पहले कि दोनों ज्यादा बात कर पाते, आर्यन भाविका को लेकर होटल में चला जाता है। जल्दी ही भाविका अपने कमरे में पहुंच गई थी, जिसके बाद दोनों पति पत्नी आराम करने लगे। अगले दिन सभी लोग फिर से शहर घूमने लगे। भाविका का ध्यान बार बार निखिल पर जा रहा था और निखिल ने भी यह चीज देख ली थी। उसे जब मौका मिला तो वह भाविका के पास आता है और उससे छेड़छाड़ शुरू कर देता है। उसकी छेड़छाड़ से भाविका गर्म तो हो गई, लेकिन वह खुद पर काबू पाकर उससे दूर हो जाती है। घूमने फिरने के बाद सभी लोग कुछ खाना पीना चाहते थे, इसलिए सभी एक कैफे में बैठ गए थे। इसी बीच भाविका जब अपना रुमाल लेने बस में आती है तो वहां उसे निखिल मिलता है और वह उसे पकड़कर उसकी गुफा में विस्फोट कर देता है। वैसे भाविका की दोस्त दीपा ने दोनों को बस में देख लिया था, इसीलिए उसे दोनों पर शक हो गया था। शाम को भी निखिल भाविका के होटल में आकर उसकी गुफा में विस्फोट करता है। भाविका को निखिल से प्यार हो गया था, इसलिए
वो उसके साथ पानी निकालने लगी थी शहर। घूमते घूमते दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों पानी निकालने लग जाते। कुछ दिनों बाद भाविका अपने देश वापस लौट आती है। घर आकर वो कई दिनों तक निखिल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन निखिल से उसकी बात हो नहीं पाती। निखिल ने उसे जो नंबर दिया था वो अब बंद हो चुका था और भाविका को ये बात नहीं पता थी। भाविका की जब निखिल से बात नहीं हो पाती तो वो उदास रहने लगी। उसे उदास देखकर दीपा उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। भाविका उसे बता देती है कि मैं निखिल से प्यार करने लगी हूँ। सारी बात जानकर दीपा उसे सब कुछ भूलने को कहती है, लेकिन भाविका उसकी बात को अनसुना कर देती है। थोड़े दिनों बाद भाविका आर्यन को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। भाविका की बात सुनकर आर्यन उदास हो गया। वो उससे कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कई साल पहले ही बता दिया था कि मैं गुफा में विस्फोट तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी बाप नहीं बन सकता। उसकी बात सुनकर भाविका हैरान हो गई। भाविका को बच्चे पसंद नहीं थे और ना ही वो शादी के बाद बच्चा चाहती थी। यह बातें आर्यन को पता थी, इसीलिए उसने भाविका से शादी करी थी। आर्यन जब उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है तो भाविका उसे निखिल के बारे में सब बता देती है। आर्यन को सब बताकर वो उससे तलाक लेना चाहती थी, मगर आर्यन समाज से डरकर उसे तलाक नहीं देता। वह बच्चे को अपना नाम देने को तैयार हो गया था ताकि उसकी बीवी की बदनामी ना हो। भाविका निखिल को भी बताना चाहती थी कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसकी निखिल से बात नहीं हो पाती। कुछ महीनों बाद भाविका एक लड़के को जन्म देती है। भाविका उसका पूरा ध्यान रखती थी और आर्यन भी उसकी पूरी मदद करता था। ऐसे ही एक बार बच्चे को बुखार हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। भाविका ने अपने बच्चे को बेहद प्यार से पाला था, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया था। बच्चे की मौत के कुछ दिनों बाद भाविका आर्यन के लिए एक खत लिखती है। खत में लिखा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए निखिल के पास जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, भाविका सब कुछ छोड़कर उसी देश में आ गई थी। यहाँ वह घूमने आई हुई थी और यहाँ उसे निखिल मिला था। निखिल के दोस्त पवन के पास आकर उससे निखिल के बारे में पूछती है। पवन ने उसे निखिल के गांव के बारे में बता दिया था, जिसके बाद भाविका उसी तरफ जाने लगी थी। निखिल आजकल गाइड का काम नहीं करता था, बल्कि एक गांव में आकर कोई दूसरा काम करने लगा था और भाविका उसी गांव में पहुंच गई थी। गांव में आते ही वह निखिल को ढूंढने लगी और कुछ ही कोशिशों के बाद उसे निखिल मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो गए थे। निखिल आजकल गाड़ी चलाने लगा था और वो गाड़ी में ही भाविका का पानी निकालता है। भाविका ने उसे बच्चे के बारे में भी बता दिया था। दोनों उसकी मौत से दुखी थे, लेकिन दोनों इस बात से खुश थे कि वो दोनों फिर से मिल गए। जल्दी ही वो भाविका को अपने घर लेकर आता है। निखिल भले ही गांव का था, लेकिन उसका घर शहर में था। भाविका को उसका छोटा सा घर काफी पसंद आता है। घर में आते ही दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। भाविका अब उसी के साथ रहने वाली थी और निखिल भी उसे अपने पास ही रखना चाहता था। कुछ दिनों बाद भाविका अकेली ही पासपोर्ट दफ्तर में आती है। वो हमेशा हमेशा के लिए इसी देश में रहना चाहती थी। दफ्तर वाले उसे बताते हैं कि या तो तुम कोई ढंग का काम करने लग जाओ या फिर निखिल से शादी कर लो। दफ्तर वालों की बात सुनकर भाविका निखिल के घर चली आई। कुछ देर बाद निखिल के घर एक बूढ़ी लेडी आती है और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। ये लेडी निखिल की माँ थी और वह उससे ही मिलने आई थी। वो भाविका को बताती है कि ये दोनों बच्चे निखिल के हैं और मैं बच्चों को निखिल से मिलाने आई हूँ। पहले पहले तो भाविका उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब निखिल आकर बच्चों से मिलता है तो उसे उस पर बेहद गुस्सा आता है। बच्चों के जाने के बाद भाविका उससे उसकी बीवी के बारे में पूछती है। निखिल उसे बताता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मैं सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। मेरी शादी बिल्कुल सफल नहीं रही थी
और अब मैं शादी के नाम से भी नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने ये बात तुमसे छुपा कर रखी थी कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। भाविका तो आज उससे शादी की बात करना चाहती थी ताकि वो हमेशा के लिए उसके साथ रह सके, मगर निखिल को शादी से नफरत थी। इसलिए कुछ दिनों के बाद वो काम ही शुरू कर लेती है। वो निखिल के साथ मिलकर चादर बनाने लगी थी और इस काम में निखिल का दोस्त पवन भी उनकी मदद करता था। ऐसे ही एक दिन एक अमीर बंदा उनके घर आता है। वो चादरों का बड़ा आर्डर देना चाहता था, लेकिन आर्डर के साथ साथ वो भाविका की गुफा में विस्फोट भी करना चाहता था। निखिल को इस चीज से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन भाविका इसके लिए नहीं मानती। भाविका उससे प्यार करती थी, लेकिन वो साला उसका फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता था। भाविका उसे मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो साला मानने को तैयार ही नहीं था। हार कर भाविका बंदे को खुश कर देती है और वो उन्हें बड़ा ऑर्डर दे देता है। बंदा भाविका से इतना खुश हो गया था कि वह तोहफे में उसे एक छोटी सी गन भी दे देता है। ऐसे ही एक दिन जब भाविका बाजार से घर वापस आती है तो पवन उसे घर में जाने से रोकता है। उसके रोकने के बाद भी भाविका अंदर आती है और उसे निखिल के साथ एक लड़की नजर आती है। बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद निखिल के पास पैसे आ गए थे, जिसके बाद वो उन पैसों से मजे करने लगा था। भाविका समझ गई थी कि जिससे वो प्यार करती है वो साला गलत बंदा है। उसका दिल तो कर रहा था कि उसे तोहफे में जो गन मिली थी उसी से उस साले को मार डाले। अगले दिन निखिल भाविका को लेकर एक क्लब में आता है। उसके साथ वो नई लड़की भी थी जिसे भाविका ने उसके घर में देखा था। निखिल चाहता था कि ये नई लड़की भी उसके घर में उसके साथ ही रहे ताकि वो भाविका के साथ साथ इस नई लड़की के साथ भी खूब मजे कर सके। भाविका को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो गन निकालकर निखिल के डंडे पर गोली चला देती है। क्लब में शोर के कारण किसी को कुछ पता नहीं चलता। निखिल को भी पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब भाविका चली जाती है तो निखिल की मौत हो जाती है। जल्दी ही भाविका भी इस देश से भागने की तैयारी कर लेती है ताकि वह अपने देश वापस जाकर अपनी बाकी की जिंदगी अकेली बिता सके। भाविका ने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था उसी ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि वो गलत इंसान था। भाविका चाहती तो आर्यन के साथ अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन दूसरे मर्द के चक्कर में फंसकर उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।